साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास शख्सियत है। जी हाँ, बीजेपी के सांसद हैं और पूर्वी दिल्ली से आते हैं। लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी केजरीवाल को लेकर के, कभी अपने कामों को लेकर के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी सांसद महेश गिरी की। आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आप रहे, आप श्री रविशंकर जी के साथ जुड़े, फिर ये सियासत, ये तीन अलग अलग पहलू, महेश गिरी का कौन सा असल पहलू? असली पहलू तो यही है कि मैं किसी भी क्षेत्र में था तो मेरा भाव जो था, उसके पीछे नज़रिया जो था, वो इंसानियत के नाते मैं किसी के काम आ सकूं, इस देश को, इस मिट्टी को, इस धरती के लोगों को, तो सेवा का ही भाव रहा। तो वो महेश गिरी असली महेश गिरी है। बाकी परिस्थितियां बदलती गई, मनस्थिति नहीं बदली, वो वैसी ही है। वो वैसी ही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ऐसा क्या हुआ, ऐसा आपको क्या नज़र आया कि आपका मुंह वहाँ से भंग हुआ और आप सीधा बीजेपी में आए? थोड़ा सा इसका जानना बहुत अच्छा, आपने अच्छे से पूछ लिया, अच्छी बात है। हकीकत में ये है कि केजरीवाल जी मेरे पास आए थे क्योंकि मैं बहुत मूवमेंट अलग अलग पहले करता था, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो मेरा एक अनुभव था। श्री रविशंकर जी से उन्होंने मदद मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि आप महेश गिरी को मिलिए, ये आपको डिज़ाइन भी कर देगा मूवमेंट, और इसने अनुभव है इसके पास, तो स्ट्रैटेजी भी बना देगा। अच्छा। तो वो मुझे मिलने आए। मैं लाजपत नगर में रहता था तब। तो मैंने जब देखा मुद्दा, तो मैंने कहा कि इस देश में प्रदर्शन के बिना या दर्शन के बिना कोई आप पर श्रद्धा नहीं रखता। सही है या गलत है ये बाद में तय होता है। तो फिर उस पूरी मूवमेंट को डिज़ाइन किया। उसका पहला लॉन्च हमने 30 जनवरी 2011 में किया था। जी। और मैं ही एंकर था, उसमें जुड़ा हुआ था, जन लोकपाल नाम उसको दिया। तब भीड़ देख करके केजरीवाल धीरे धीरे बदलने लग गए, और फिर वो जो देश केंद्र में था उस आंदोलन में, वो देश केंद्र में ना रह करके व्यक्ति केंद्रित होने लग गई, केजरीवाल पे केंद्रित होने लग गई। तो मैंने कहा कि ये देश को नुकसान देगा, और केवल आपके इर्द गिर्द अगर आंदोलन घूमेगा तो अच्छा नहीं, देश केंद्र में रहना चाहिए। पर कहीं वो बात उन्हें पसंद नहीं आ रही है, या नए ऐसे लोग लेते थे जिसके लिए मैं ज़्यादा ठीक नहीं समझता था, जो गलत दिशा देंगे आंदोलन की। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं डूबते जहाज़ में नहीं बैठ सकता जो गलत जाएगा। लेकिन आपने उस जहाज़ को क्यों पकड़ा, बीजेपी के जहाज़ को? आपके पास ऑप्शन थे, आप कांग्रेस में जा सकते थे, आपको किसी और पार्टी में जा सकते थे, दोबारा अपने सांस्कृतिक मूवमेंट को लेकर के आप चला सकते थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हुआ ऐसा कि बीजेपी की विचारधारा से मैं बहुत सहमत हुआ करता था, और सहमत होने की वजह ये थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी मुझे दिखी। इसमें कोई एक परिवार निर्णय नहीं करता। ठीक है। इसमें जैसे कांग्रेस का था तो गांधी परिवार को पूछताछ करके ही सब कुछ तय होता है। एक पैनल बैठ के डिस्कशन नहीं करता, संसदीय दल बैठ के डिस्कशन नहीं करता। बीजेपी में ये मुझे बहुत दिखी। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा जी, ऐसे सभी से मेरा मिलना जुलना होता था सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। तो वो विचारधारा मुझे बहुत स्पर्श करती थी, तो इसलिए मैंने बीजेपी को चुनना ठीक समझा। आप कह रहे हैं कि सब कुछ मिलजुल के होता है, विचार विमर्श होता है, लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि सिर्फ 3 लोग सरकार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, या अरुण जेटली जी चला रहे हैं, या अमित शाह जी चला रहे हैं। मैं आपको फिर भी ये एक लोगों ने अपना नज़रिया बनाया है, क्योंकि लोगों का काम है नज़रिया बनाना, मीडिया का काम है नज़रिया बनाना। वास्तविकता जो भीतर रहता है उसे पता होता है। आपको फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन तीनों के जिनके नाम लिए हैं वो भी एक परिवार के नहीं हैं, एक पार्टी के हैं।
पर कई पार्टी ऐसी है जहां एक ही परिवार के लोग हैं जो निर्णय लेते हैं, पार्टी के परिवार के नहीं है, एक परिवार के हैं। ठीक है, आप मेरी बात मैं अगर समझ रहा हूं आपकी बात को, अच्छे से समझ रहा हूँ। लेकिन अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स या परिवार की बात करते हैं, उसमें देश हित सबके सामने रहना चाहिए, या परिवार है इसलिए वो ठीक नहीं है? आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, सबसे पहले देश हित ही होना चाहिए, और बीजेपी में ये बात मुझे दिखी कि ये देश हित की बात पहले करती है, परिवार हित की बात नहीं करती। इसीलिए मैंने इस विचारधारा से जुड़ करके बीजेपी में आया हूँ। ऐसा क्या हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आप अरविंद केजरीवाल के साथ थे, धरना कुमार वो माने जाते हैं, एक दिन ऐसा आया कि महेश गिरी खुद उनके घर के पास धरना देने बैठ गए? क्योंकि उन्होंने ऐसे अनर्गल बातें की, झूठे आरोप लगाए। मुझे नहीं पता उनको कहाँ से ये झूठी, उनके जासूस शायद कहीं पर धोखा खा गए और जो खबरें उनको मिली वो गलत कहीं पर मिल गई, और आधी अधूरी कोई ऐसी खबर पे उन्होंने विश्वास कर लिया और ऐसी अनर्गल बात की। तो जब मुझे ये पता चला, मेरा जीवन, वो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा जीवन मेरा अहिंसक, और कभी विचार में भी मेरे हिंसा नहीं आ सकती। तो उन्होंने ये बात जब बोली तब मुझे बहुत हर्ट हुआ कि जब वो मुझे जानते हैं, कोई ना जानता और करता तो समझ में आता है, जानते हैं और आलोचना करने के बजाय आरोप लगाते हैं। इसलिए मैं जाके खड़ा हो गया, अब तुम सबूत दिखाओ। अगर मैंने लेटर लिखा है ऐसे किसी हत्या के मामले, PWD के किसी भी हत्या के मामले में, तो तुम वो लेटर दिखा दो। लेटर तो मैंने लिखा ही नहीं था। ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फिर वो 3 दिन बाहर ही नहीं निकले अपने घर से डर के। लेकिन वो बात हल हो गई थी, आपने कहा था कि जब तक कि उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये समस्या का हल नहीं होगा, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। एक दो बात है इस घटना के अंदर, एक है वो माफ़ी मांग ले, दूसरा या तो सबूत दिखा दे। बात वहीं पर थी, सबूत उन्होंने दिखाया नहीं, और सबूत ना दिखा करके 3 दिन हो गए। फिर पार्टी ने ये निर्णय किया कि वो व्यक्ति ऐसा है कि 3 दिन से घर के बाहर निकला नहीं है, सबूत उसके पास है नहीं, पर मुख्यमंत्री है और उसकी साख देश में गिर जाएगी, इसलिए माफी मांगने की हिम्मत उसमें नहीं हो रही है। वो मूर्ख है, तो क्यों हम अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करें? इससे अच्छा कि सम्मान तरीके से हम बता दें उसको कि कितना झूठा है और वो हमने किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि मेरे घर के बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं, करना है तो आप जाकर के जांच पड़ताल कराइए, पुलिस आपकी है, सीबीआई आपकी है। नहीं, जांच पड़ताल तो हो चुकी थी, पुलिस ने तो ये जांच पड़ताल करके बोल दिया था कि इनका दूर दूर तक भी इसमें कोई संबंध नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जब पुलिस ने जांच पड़ताल करके भी बोल दिया, यानी किसी के ऊपर जबरदस्ती आपको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा इसलिए अब इसको गुनाहगार बनाओ। अरविंद केजरीवाल कोई इस देश का कोर्ट है? अरविंद केजरीवाल खुद गुनाहगार है। डिफेमेशन केस दायर कर सकते हैं। डिफेमेशन केस के कुछ मायने और जरिए होते हैं। मैंने कानूनी सलाहकारों से भी बातचीत की, पार्टी वालों से भी की। डिफेमेशन केस जहां बैठता है वहां पर करने की बात आई, जहां नहीं बैठता वहां बेवजह करके कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में जो अब सरकार चल रही है, ठीक है, जब पहले एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे थे, अब 2 अलग अलग धड़े हैं, ये पूरब और एक पश्चिम। तो क्या कहते हैं? दिल्ली सरकार आरोप ये लगाती है कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो केंद्र के पास है, दिल्ली पुलिस हो, नजीब जंग हो, सब कुछ, वो काम नहीं करने दे रही। किसी भी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की अगर ट्रेनिंग ठीक ना हुई हो तो वो कहेगा स्टीयरिंग का पुर्जा ठीक नहीं है, टायर ऐसे लगाए गए, लाइट नहीं है। इसका दोष ड्राइवर के ऊपर है, गाड़ी ठीक ही है। दिल्ली पहले भी चली है, दिल्ली चल भी सकती है जब चलाने वाला ही अनुभवहीन हो, जिसको कोई अनुभव ही ना, जिसने जीवन भर रास्ते रोकने का काम किया हो, वो नए रास्ते कैसे बनाएगा? उसे पता ही नहीं है कि कैसे समाधान किया जाता है। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, विनोद शर्मा एक बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल इज वेरी गुड पैथोलॉजिस्ट बट नॉट अ सर्जन। ठीक है, वो बीमारी पकड़ना जानते हैं, उनके पास इलाज नहीं है, और इस दिल्ली भुगत रही है आज। पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, खास करके पंजाब के संदर्भ में? मैं बहुत ही उज्जवल भविष्य देखता हूं, क्योंकि अब लोगों को पता चलने लग गया है कि ये सरकार सच में गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है। ग्राम सड़क योजना है, किसान बीमा है, ये बातें अब लोगों तक पहुंच रही है। अच्छा, लेकिन अभी तक ये बात नहीं पहुंच पाई, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा।
ये कश्मकश पार्टी में भी है, ये वोटर्स में भी है, दूसरी पार्टियों में भी है, खुद पार्टी के अंदर भी है। देखिए, अगर एक ही परिवार को निर्णय लेना होता तो शायद ये मुख्यमंत्री का चेहरा तुरंत। आपकी पार्टी भी तो एक परिवार है। नहीं, मेरी बात सुनिए, पार्टी एक परिवार है, पर पार्टी में एक कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसकी सिर्फ उसी की चलती है। तो बाकी पार्टियों में कैसा उनका परिवार है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया चाचे मामे में से कोई हो जाएगा, ठीक है, वहां तो डिक्लेयर करना आसान है। बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें पैनल बैठेगा, संसदीय दल बैठेगा, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, सबको पूछताछ करके और तय किया जाएगा। वक्त लगेगा, पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बहुत जरूरी नहीं है हमारी पार्टी में। हाँ, वो पहले भी नहीं रहा है। विकास के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और जीतकर विकास करेंगे, उस प्रदेश का भला करेंगे, उसमें विकास ले आएंगे, ये मुद्दा है। 4 पार्टियां हैं महेश जी, 4 में से 3 पार्टियों के चेहरे तय हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति आपके अंदर है और जनता के अंदर भी है। हालांकि अभी हाल में ये बात भी आई थी कि बहुत जल्द आपके यहाँ भी कोई ना कोई नाम आएगा सामने। नहीं, आ जाएगा, वक्त आने पर आ जाएगा। मुझे लगता है अभी चिंतन करेंगे, ज़रूरत रहा तो आ भी जाएगा, नहीं ज़रूरत रही तो शायद ना भी आए। क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए है या विकास चाहिए, तो लोगों की संख्या 90-95% तक आपको वो यही कहती है कि हमको विकास चाहिए, बाकी मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में ये कहती हैं कि बीजेपी के पास ऐसे नेता ही नहीं है, खास करके बीएसपी से जो नेता टूट के आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है जो रिजेक्टेड माल है, बीजेपी बगैर पड़ताल के अपने यहाँ उनको शामिल कर रही है। पहले का लोकतांत्रिक पार्टी का एक नियम होता है कि कोई भी आएगा और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को आना चाहता है बीजेपी में तो स्वागत है। अब रिजेक्टेड या डिजेक्टेड या कैसा है वो तो उनका, जिनका टूट के जाता है इसलिए वो दर्द के मारे आह भर के बोलता है, ठीक है। पर भारतीय जनता पार्टी में तोड़ने की परंपरा नहीं है, जोड़ने की है। इसी तरीके की एक ऊहापोह की स्थिति उत्तराखंड में भी है। जो 9 बागी विधायक कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए, उनको लेकर के पार्टी में बड़ी कश्मकश है, क्या कहेंगे? ऐसी तो कोई कश्मकश नहीं लगी मुझे, मैं तो उत्तराखंड टीम के साथ भी बैठा था अभी, सभी लोगों के साथ, और कश्मकश कहीं भी नहीं दिखी मुझे। कश्मकश कहीं नहीं दिखी। इन 9 बागियों को कैसे एडजस्ट करेंगे आप? नहीं, एडजस्ट कैसा है, जैसे लोकतांत्रिक तरीके से सबसे विचार विमर्श करके जो उनके लिए जिम्मेदारियां तय होगी वो उन्हें दी जाएगी। मोदी जी ने भी बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों पे क्या हुआ, उन पे कितना मजबूत आधार बना, कितनी चीज़ें लागू हुई, उन पर भी बात करूंगा महेश गिरी से, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में उन तमाम वादों का, इरादों का जनता सवाल पूछेगी और केंद्र को और बीजेपी के सांसदों को उसका जवाब भी देना होगा। फिलहाल प्रेस क्लब में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर लौटता हूँ। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए आरयूसी के मेंबर बने, संपर्क करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। वेलकम बैक। प्रेस क्लब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद महेश गिरी। महेश जी, नरेंद्र मोदी जी जब आए लोकसभा में थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ आए, उम्मीद से कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर आए और देश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ख्वाब साथ में लेके आए। क्या वो सारी उम्मीदें, सारे वो ख्वाब पूरे हो गए?
देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि ख्वाब सबने देखे, पूरे देश ने देखे जी। और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखे, ये बिल्कुल सच है। और दूसरा सच ये है कि ये पूरे भी होंगे। और तीसरा सच ये है कि उसकी शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ख्वाब तो 1947 से दिए जा रहे थे, ठीक है, पर उसकी शुरुआत कभी नहीं हो हुई। रही थी। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है जिसकी ज़मीन के अंदर वो बीज बोए गए उन ख्वाबों के, और हकीकत की फसलें अब धीरे धीरे मिलनी शुरू हो रही है लोगों को। कब तक मिल जाएंगी? इन 5 सालों में? नहीं, धीरे 2.5 साल धीरे हो मिलना गए। शुरू हो गया है। अच्छा। देखिए, आप ना एक बात, इस बात को भी समझना होगा कि 1 किलोमीटर रोड बनाना है तो आपको 2 महीना लगेगा, 2000 किलोमीटर बनाना है तो 4 साल लगेंगे। तो इसका ये मतलब चुनाव से पहले कैलकुलेशन नहीं था। नहीं, मैं आपको एक दिन में तो प्रधानमंत्री जी, एक दिन में तो सब कुछ, ये अब रोड भी बन गया, ये हो गया, ये तो नहीं होगा। शुरुआत हुई है, नए नए कानून बन रहे हैं, प्रावधान उसमें आ रहे हैं, बिल के अंदर अमेंडमेंट आ रहे हैं, ये सब उसी बदलाव की वजह है। गरीब आदमी कभी अर्थव्यवस्था से जुड़ा नहीं था, वो जुड़ना, पेंशोर्ड और इंश्योर्ड इस देश का नागरिक कभी नहीं था, सिर्फ अमीर आदमी था। आज गरीब लोग भी पेंशोर्ड और इंश्योर्ड हो रहे हैं। मुद्रा लोन की एक शुरुआत हुई है, भले ही पूरे भारत के सभी नागरिकों को नहीं मिली, पर शुरुआत हुई है, तो अब वो धीरे 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 बढ़ रही है। आज कम से कम लाखों लोगों को, कम से कम कितने लाख लोगों को तो मुद्रा लोन मिल चुके हैं। आगाज हो गया, इसका अंजाम कब तक हो जाएगा? क्या ये मान लें महेश जी के इन 5 सालों में हो जाएगा? बहुत कुछ 5 साल के अंदर हो जाएगा, बहुत कुछ दूसरे टर्म में भी होगा, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स है। जैसे तुरंत बीमा मिलना चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाला है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया, तो उसका कभी बीमा नहीं होता था, उसका परिवार भीख मांगने आ जाता था, इस कगार पर आ जाता था। आज उसके अगर वो 1 रुपया देता है महीने का, या 340, 41, 42 रुपए देता है साल के, 1 रुपये रोज का, तो 4 लाख रुपया उसके अकाउंट में आएंगे इन 2 बीमा के। तो उसके परिवार को मोहताज, ये तो तुरंत शुरू हो चुका है। मुद्रा स्टार्टअप स्टैंड अप तो मुद्रा, ये तुरंत शुरू हुआ है। अच्छे दिन अभी तक नहीं आए, विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहा है, अच्छे दिन कब आएंगे? मायावती ने आजमगढ़ में ये कहा कि अच्छे दिन जो है बुरे दिनों में बदल गए। उनके जरूर बदले हैं, देश के तो अच्छे दिन शुरू हो गए, इन लोगों के जरूर बुरे दिन आ गए, इसमें 2 राय नहीं। क्योंकि अब जीएसटी भी एक इतना बड़ा रिफॉर्म है, इतना बड़ा बदलाव है, एक देश एक आपका टैक्स रहेगा, ये कोई कम बदलाव नहीं है। ठीक है, ये अच्छे दिन की आपने समझ लीजिए नारियल फूटा है। कांग्रेस भी इसी की बात कर रही थी, तब आप इसका विरोध कर रहे थे। नहीं, कांग्रेस के उस बिल में कई सारे प्रावधान ऐसे थे जिसको लेकर के सहमति नहीं बनी थी। फिर उस प्रावधानों को जब डाला गया, यही तो आपने बात देखा बिल को लेके थी, उसमें नहीं, फिर उसमें सहमति नहीं, तो जहां जहां, यही तो इस लोकतंत्र की ताकत है कि आप अपनी नहीं चला सकते, आप सहमति से कुछ कर सकते हैं। तो आप सभी दलों ने एकत्रित होकर के इसको सहमति के एक मोड़ में लाया और पास किया। मुझे लगता है लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। अभी आप लोगों की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समापन भाषण में ये कहा कि अभी हमें 30-35 साल और चाहिए, और ये बीजेपी का राष्ट्रीय कर्तव्य है कि वो जीते। क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, सबसे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो विकास या जिस दौड़ में हमें शामिल होकर के जीतना है, वैश्विक दौड़ में, उस जगह पर पहुँचना है जिस जगह पर आज हम कहते हैं कि सर्वशक्तिशाली देश ऐसे हैं जिनकी विश्व में एक अपनी जगह है, तो उस जगह पहुँचने के लिए 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि कई मायने होते हैं इसके। स्पेस टेक्नोलॉजी के मायने होते हैं, इंटरनेट के होते हैं, इकोनॉमी के होते हैं, फार्मिंग के होते हैं, अलग अलग मायनों में हमें पहुंचना होता है। तो कहीं 10 साल में पहुंचते हैं, कहीं 30 साल में पहुंचते हैं। बीजेपी जितनी इसलिए चाहिए क्योंकि बीजेपी ही एक है जो केवल विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ती है, बाकी सभी पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर लड़ती है। आपके यहाँ गौरक्षा, लव जिहाद, ऐसे कई इशू हैं जिन पे लगातार बयानबाजी, वो बातें आती हैं जो एक विकास, प्रधानमंत्री का एक चेहरा जो है जो विकास की बात लगातार कहता है, और ऐसी बातों पर वो गाहे बगाए खेद भी प्रकट करता है।
देर से सही लेकिन खेद प्रकट करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, ये यूं कहूं कि सिलेक्टिव तबका है, जो इस तरीके की बातें भी करता है। तो ये दो अलग अलग चीज है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने कभी भी अपने संवैधानिक प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें नहीं कही। जिस किसी ने ये बातें उठाई वो उसने अपने व्यक्तिगत रूप से उठाई। ये देश लोकतंत्र का देश है, किसी ने व्यक्तिगत रूप से उठाई हुई बात को बीजेपी की बात है ऐसा कदापि समझना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या वो विकास दलितों को छोड़ के, क्या वो विकास अल्पसंख्यकों को छोड़ करके? आपको एक बात बताऊं, इस विकास का जो मूल मंत्र है वो है अंतिम व्यक्ति को भी विकास पहुंचाना चाहिए। ठीक है। ना उसमें दलित है, ना उसमें अल्पसंख्यक है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई नहीं है। केवल वही है जो इस देश का नागरिक है। वो क्योंकि धर्म के स्तर पर विकास नहीं हो रहा है, विकास इस देश के संवैधानिक रूप से अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा रहा है। तो ये बातें यहीं पर गौण रह जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये है कि विकास सार्वभौमिक हो, सभी को साथ लेकर के हो, और जो रह गए हैं पीछे तो उसके लिए स्टैंड अप योजना क्या है जी? दलितों में यदि किसी को व्यवसाय करके आगे आना है तो उनके लिए वो स्टैंड अप योजना है। अल्पसंख्यकों के लिए भी कई ऐसी योजनाएं चालू हुई है। वही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक में चाहे वो मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो। क्या ऐसा सपना देखना है, उस पर काम करना गुनाह है? नो डाउट, बड़े अच्छे काम करना, काम करना भी, इस पे काम भी हो रहा है। अच्छा, आप मंत्रालयों को देख ले, अल्पसंख्यक मंत्रालय को, कितनी सारी योजनाएं आपको दिखेगी। दलितों का प्रेम तो दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित संतों के साथ स्नान कर रहे हैं, अमित शाह जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलितों के घर जाके भोजन कर रहे हैं। आखिर ये जो प्रेम है उस पर मायावती भी कहती है ये नौटंकी है, कांग्रेस भी कहती है नौटंकी है, और सत्ता में आने से पहले बीजेपी का ये दलित प्रेम कहाँ था? ऐसा है, पहले से ही था। होता क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता होती है तो राजनीतिक दुकानदारों को हमेशा मजाक उड़ाने की आदत होती है, क्योंकि वह होती नहीं उनके अंदर। एक संवेदनशीलता से एक पार्टी और सरकार काम कर रही है। ये जो संवेदनशीलता से काम कर रही है ये सरकार में आने के बाद ही कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार में नहीं थी तब भी पार्टी करती थी, पर वो बात पहुंचाने के लिए ना मीडिया ने कभी वैसी बातों को पहुंचाया था, ना इन लोगों ने। अब सत्ता में है तो ये ज्यादा इस बातों को उछाल रहे क्योंकि सत्ता में है। अच्छा। बाकी पहले ये कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है, पहले भी कई बार ये चीजें हुई है। अच्छा, आपका ये कहना है कि लगातार बीजेपी दलितों की हितैषी रही है? सभी की। मैं एक मैं ये नहीं कहूँगा, दलित, अल्पसंख्यक इस देश का नागरिक है, उसके हितैषी ये पार्टी और सरकार है। अभी तक केंद्र सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, आप बता रहे योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं, घोषणाएं भी हो रही हैं। क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से घोषणाओं के आधार पर बिहार में तमाम दिग्गज नेता मैं प्रधानमंत्री के पहुंचे, दिल्ली में भी हमने देखा, हालांकि आप कह सकते हैं कई राज्य अब जीते भी, लेकिन उस मोदी लहर के बीच दिल्ली छूट जाता है, बिहार छूट जाता है। क्या ये कश्मकश यही बाकी रही तो बीजेपी यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, पुडुचेरी में क्या उसी तर्ज पे जाएगी? ऐसा है कि जब जब परिस्थितियां बदलती है रणनीति भी बदलती जाती है। हर राज्य की घोषणाएं भी अलग होती है और राजनीति में हार भी होती है, जीत भी होती है। तो वो हार जीत तय करती है जनता। कुछ हारा कुछ जीता ये मैं मानता हूँ, पार्टी में हुआ है, पहले भी हुआ है। हम 2 सीट पर होता रहता है, 2 सीट पे थे और आज हम मेजॉरिटी लेकर के आए हैं, तो ये तो चलता रहता है। हाँ, पर एक जरूर है कि हार जीत के लिए हम अपने जो आत्मा है पार्टी की उसके साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। वो है विकास का मुद्दा और लोकतांत्रिक रीत, इसको कभी हम नहीं छोड़ सकते। लोकसभा चुनाव से पहले महेश जी काले धन का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से था। बाबा रामदेव जैसे लोगों ने आंदोलन छेड़ा। आज बाबा रामदेव भी खामोश है और पार्टी भी खामोश है। जब आपके बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत होती है तो कहते कभी नहीं आएगा, और जिस तरीके से वित्त मंत्री काम कर रहे हैं उससे तो एक चवन्नी भी नहीं आई। देखिए, वो एक उनका नज़रिया है।
सरकार में बैठकर वित्त मंत्री जी काम कर रहे हैं। आपने देखा उन्होंने नए नए कानून भी बनाए हैं। एक तो जो काला धन बन सकता है वो ना बने और देश को फायदा, उसके लिए नए कानून बने। वो जो स्विट्जरलैंड के अंदर रखा गया है उस पैसे को लाने के लिए मेरे देश में अगर होता तो तुरंत निकालना आसान होता। ये तो आपको भी मालूम था, वहीं से ही आना था। नहीं, वही तो कह रहा हूँ। तो मेरे देश में होता तुरंत निकाल सकता था, वो दूसरे देश में है। वहाँ के नियम कानून अलग है, यहाँ के अलग है। उनके साथ वार्ता शुरू हो चुकी है। वार्ता पॉजिटिव भी हुई है, वक्त भी ले रही है। पहले तो ऐसा था कि बात ही नहीं होती थी इस पर। आज सरकार बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी गए थे, G20 में भी ये मुद्दा उठा। ठीक है। ये पहले कभी हुआ ही नहीं। तो आप इस मुद्दे को ऐसा मत समझ लीजिए कि खत्म हो गया और कभी होगा ही नहीं। लेकिन जब 60 दिन के वादे थे, 2.5 साल होने को आ रहा है, आगे 2.5 साल और पड़े हैं, क्या ये मान लिया जाए कि इस पीरियड के अंदर मैं आपको ये मसला हल एक हो और जाएगा? बात बता, कभी हमें रोड बनानी है 2 महीने का वक्त होता है और अचानक बरसात आ गई तो ढाई महीना लगता है। जनता के व्यक्ति ने नहीं कहा, किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने नहीं कहा, आपकी पार्टी ने, और वो भी उस व्यक्ति ने कह रहा हूं जो ना, देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने प्लान और किया हो और सब कुछ तैयारियां कर ली हो, कभी कभी कोई ऐसे कानून या वार्ता में पॉजिटिव होना और कभी कभी रुक जाना और ये चीज़ें आती जिसकी वजह से वक्त लग सकता है। पर इस नियत में खोट हो तो प्रॉब्लम है। पहले की सरकार जो थी उनके नियत में खोट थी, उन्होंने कभी इस विषय को छेड़ा ही नहीं था। आज हिम्मत तो की है इस गवर्नमेंट में और लाने की नियत आज भी है, उससे हटे नहीं है। उससे हटे नहीं है। यूपी में आपके सामने कौन सी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है जिसे आप समझते हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्यों? क्योंकि मायावती जी का जनाधार पूरी तरह से घट गया है और पूरी तरह से उनका शासन रहा था उस वक्त। यूपी ने जो देखा है पूरा करप्शन और इन सब बातों को, तो आज लोग उस वक्त को समझ चुके हैं। ठीक है। कांग्रेस का जनाधार तो वैसे भी नहीं रहा, पूरे देश में भी टूट गया और कहीं रहा नहीं। यूपी में भी कुछ खास है नहीं। अच्छा। तो वो तो जिंदा रहने के लिए भी कुछ कर दे तो अच्छी बात है। एक ही पार्टी बचती है, समाजवादी पार्टी, उनके साथ लड़ाई होगी। उनके साथ लड़ाई होगी। क्या लगता है कि बीजेपी अकेले ही अपने दम पर 2017 की जंग जीत? हाँ, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी। तो ये थे बीजेपी सांसद महेश गिरी, जिन्होंने मेरे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए और इस उम्मीद के साथ दिए कि 2017 में उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। हालांकि वक्त है, अभी जनता को तय करना है, 4 विकल्प भी हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रेस क्लब में अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ और नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।